एक लड़की शादी समारोह में गई थी अपने परिवार के साथ और उस जगह पर कोई भी सोच करने का जगह नहीं बनाया गया था। इसीलिए वह अपने जो प्रोग्राम चल रहा था, पार्टी फंक्शन हो रहा था, उसे थोड़ा सा दूरी पर एक सुनसान जगह रहता है, वहाँ जाती है सोच करने के लिए। और उसी समय एक लड़का जो उस पर काफ़ी देर से नज़र बनाए हुए रखा था, वह पहुँचता है वहाँ पर और उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। वह लड़की 3 से 4 दिनों तक अपनी मुंह दबा कर रहती है, लेकिन वो फिर अंत में 4 दिनों के बाद अपने परिजन को, अपने घर वालों को जब ये बात बताती है, तब उस घर वाले के खिलाफ जो कदम उठाया जाता है, उसे सुनने के बाद वहाँ पर पहुँचे उपस्थित बारातीगण और लोग काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। यकीनन इस घटना को जब आप भी सुनेंगे तो आप भी काफ़ी परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर शहर से एक थाना लगता है पिपराइच, और पिपराइच गांव के पास गांव है एक चिलुआ ताल, और इसी चिलुआ ताल के बगल में ताज़ाडी के रहने वाला एक परिवार है जो अपनी परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, और उनका नाम होता है आनंद राम। आनंद राम, जिनकी पत्नी का नाम होता है सुनैना देवी। आनंद राम की उम्र लगभग 50 से 52 वर्ष हो रहा था। उनकी पत्नी सुनैना देवी का उम्र करीब 47 से 48 वर्ष हो रहा था। आनंद राम और सुनैना देवी का 2 बेटी रहती है और एक बेटा रहता है। तभी आनंदी राम का अपना एक व्यापार रहता है, एक दुकान रहता है, और उसी दुकान से रोजी रोटी कमाकर अपने घर परिवार को पाला करते थे। जो उनकी 2 बेटी होती है, पहला शोभा और दूसरी जो 15 साल की रहती है, उसका नाम होता है आकांक्षा। शोभा और आकांक्षा दोनों पढ़ने में काफ़ी तेज रहती हैं और दोनों काफ़ी होशियार रहती हैं। आनंदी राम जो इनके पिता होते हैं, वह अपनी बेटी पर गर्व करते हैं, क्योंकि दोनों पढ़ने में इतनी तेज रहती है कि दोनों स्कूल में हमेशा टॉप किया करती थी। तभी जो बड़ी बेटी होती है शोभा, उसकी शादी ठीक हो जाती है बगल के गांव में, और शादी का दिन तय हो जाता है। शादी का दिन 2 जुलाई का तय किया जाता है 2025 में, और आनंदी राम के घर पर 2 जुलाई की रात बारात का आगमन होता है। सब अपने शादी में व्यस्त रहते हैं। वहीं पर जो छोटी 15 साल की शोभा की जो बहन होती है, वो अपनी बहन की शादी में सबसे अलग दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लेती है, और मानो वह उस शादी में एक पीस अकेला लग रही थी। बड़ी बहन भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आकांक्षा जो थी वो काफ़ी खूबसूरत रहती है। तभी बारात का आगमन होता है। सभी नाचते गाते झूमते बाराती लोग आते हैं और जयमाला होता है। जयमाला के समय जैसी जयमाला के स्टेज पर लोग आकांक्षा को देखते हैं, देखने वाला देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो उस दिन इतनी सजी थी कि देखने वाला आँख उससे हटा ही नहीं पा रहा था। उसी में से जो दूल्हा का एक छोटा भाई होता है मिथिलेश कुमार, वह दूल्हे का छोटा भाई रहता है, और इधर आकांक्षा जो थी वो दुल्हन का छोटी बहन रहती है। दूल्हा का जो छोटा भाई मिथिलेश है, उसकी नज़र जैसी पड़ती है आकांक्षा पर, वो वहीं पर उसका दीवाना हो जाता है और उसके साथ बात करने की कोशिश लगातार करते रहता है। जयमाला के बाद समय जब आता है शादी ब्याह का, वह मिथिलेश जो होता है आकांक्षा के पीछे हमेशा पड़ा रहता है और आकांक्षा से बात करने की कोशिश में रहता है। लेकिन इन दोनों की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, क्योंकि शादी ब्याह का समय रहता है। दूल्हा का जो छोटा भाई होता है मिथिलेश, वह शादी ठीक होने के बाद कई बार आकांक्षा के घर जाता था, आता था, और इन दोनों की जान पहचान पहले से ही रहता है। लेकिन जो मिथिलेश होता है वो आकांक्षा से मन ही मन प्यार करता था और उसे चाहने की कोशिश करता था,
लेकिन आकांक्षा उससे काफ़ी दूर भागना चाहती थी, उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। तभी जयमाला के बाद शादी का समय आ जाता है और जहाँ पर शादी हो रहा था, जिस गांव में शादी चल रहा था, उस गांव में अलग से कुछ व्यवस्था नहीं रहता है शौचालय जाने का, क्योंकि घर परिवार में सब कोई भरा पूरा परिवार रहता है। तभी आकांक्षा से क्या एक गलती हो जाता है, वो अपने घर के अंदर शौचालय ना जा करके वो चली जाती है घर से बाहर पीछे की तरफ, जहाँ सुनसान एरिया रहता है। और वहीं पर ये जो मिथिलेश होता है उसकी नज़र आकांक्षा की तरफ पड़ता है जाते समय, और वो पीछे से पहुंच जाता है जहाँ पर सोच के लिए गई थी आकांक्षा, और पीछे से जाने के बाद ज़बरदस्ती आकांक्षा के साथ संबंध बना लेता है, उसके साथ बलात्कार कर लेता है। और उसे बलात्कार के बाद जब आकांक्षा उठकर जा रही थी, मिथिलेश उसके हाथ पर पड़ने लगता है, उससे गलती होने की बात कर क्षमा मांगता है। लेकिन आकांक्षा किसी भी मूड में नहीं थी क्षमा करने के लिए, और वह अपने परिजन को, अपने परिवार को बताने की हिम्मत जब उसे बोलती है कि मैं जाकर सबको ये बात बता दूंगी और ये शादी जो हो रहा वो टूट जाएगा, तभी जो मिथिलेश होता है वो भी वहाँ पर तन जाता है और बोलता है कि अगर शादी टूट जाएगा तो तुम्हारी बहन जो है वो शादी से पहले ही बेन ब्याही हो जाएगी, इससे तुम्हारी बहन का काफ़ी बदनामी होगा और तुम जो बात बोलोगी वो कोई मानेगा भी नहीं और बदनामी तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए भलाई तुम्हारा इसी में है कि तुम चुपचाप रहो, अपने मुंह बंद करो और घर में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी बहन को हम लोग अपने घर में जैसी जाएगी शादी के बाद विदाई होकर के उसे मार कर फेंक देंगे। अब यहाँ पर आकांक्षा जो है वो डर जाती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन शोभा का शादी उसके घर में हो रहा था और वह डर जाती है और डर के मारे चुप हो जाती है। लेकिन जब मिथिलेश संबंध बना रहा होता है, उसी समय मिथिलेश का एक जो दोस्त था वह वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद शादी के 2 दिन के बाद वह ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देता है आकांक्षा को ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देता है और उससे अपने सुनसान रूम में, सुनसान घर में बुलाता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सिलसिला कई बार 4 दिन 5 दिन तक वो करते रहता है, लेकिन इसे तंग आकर आकांक्षा जो है उसकी प्राइवेट पार्ट को काट देती है। प्राइवेट पार्ट को काट करके वो जब एक दिन संबंध बना रहा होता है, ज़बरदस्ती उसके साथ फोर्सली संबंध बना रहा था, तभी वो क्या करती है कि मिथिलेश का प्राइवेट पार्ट काट देती है और प्राइवेट पार्ट काट करके वो ले जा कर के अपने घर परिवार में सभी को दिखाती है, सबको बताती है कि मेरे साथ लगातार 5 दिन से, शादी के समय से ही, शादी के दिन से ही ये जो मिथिलेश है, जो दीदी का देवर होता है, वो मेरे साथ गलत संबंध बना रहा था, मेरा वीडियो बना लिया है और मुझे ब्लैकमेलिंग करके रोज़ रोज़ अलग अलग जगह पर बुलाकर मेरे साथ गलत करता है। इसीलिए आज मैंने उसकी प्राइवेट पार्ट को ही काट ली हूँ। अब इसको देख करके जो मिथिलेश के घर परिवार वाले हैं वो लोग दौड़े दौड़े आकांक्षा के घर पहुँचते हैं और साथ में शोभा भी अपने घर आती है, अपनी बहन का दुख समझ के, या अपने देवर का, जो उसके देवर का प्राइवेट पार्ट कट चुका था, क्योंकि उसकी बहन, छोटी बहन आकांक्षा प्राइवेट पार्ट काट चुकी थी। जैसे आने के बाद अपनी बहन से सारी बात, घटनाक्रम को सुनती है, वह खुद इस रिश्ते को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है और बोलती है, जिस घर में मैं गई हूँ उस घर में भी मुझे भी 4 से 5 दिनों के अंदर इतनी ताना भरा बातें किया जा रहा है, इतनी ताना दिया जा रहा है कि मुझे इस घर से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे इस घर में भी नहीं रहना है। और आज तो मेरी बहन के साथ जो उसका देवर है, मतलब उसका पति का जो भाई है, वो मेरे बहन के साथ गलत कर रहा था और इसमें बोलने पर सबको मार देने की धमकी भी दे रहा था। इस प्रकार पुलिस आती है, पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस मौके पर दाद पर पहुँचती है, गाँव की समाज बैठता है, मुखिया बैठते हैं, सभी को सहमति से फैसला दिया जाता है कि जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और जो आकांक्षा ने की उसे सब लोग सराहते हैं कि हाँ,
ये जो आकांक्षा की वो बिल्कुल सही की है। अगर कोई तंग करता है तो इस तरह का कदम अगर लड़की उठाती है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अब पुलिस सारी बात को रिपोर्ट लिख लेती है और लिखने के बाद थाने में आकांक्षा है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। क्योंकि ये कानून के नज़र में गलत होता है तो आकांक्षा के ऊपर उसके जो बहन का परिवार वाले लोग होते हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। अब एफआईआर होने के बाद आकांक्षा को थाना से ही बेल मिल जाता है और वो अपने घर चली जाती है। और वहीं पर अब जो मिथिलेश है उसकी उपचार एक अच्छे हॉस्पिटल में की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर रेप का एफआईआर हो गया। पोस्को एक्ट का उस पर धारा लग चुका है क्योंकि जो आकांक्षा थी वो मात्र 15 वर्ष की रहती है, इसीलिए उसके ऊपर पोस्को का धारा लग चुका है। और जैसे ही ये ठीक होगा, एक तो इसकी अब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि इसकी प्राइवेट पार्ट कर चुकी है और अब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पोस्को एक्ट भी लग चुका है। नमस्कार।